हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज का हमारा इकोनॉमिक्स का टॉपिक है कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा, चैप्टर नंबर 2। शैल वी स्टार्ट। हियर इट इज़। लास्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया कि स्टैटिस्टिक मीन्स क्या होता है। स्टैटिस्टिक मीन्स अ डाटा जो एक क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन रखता है जिससे हम किसी मीनिंगफुल कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, जिसमें हम एवरेज निकालते हैं, जिसमें हम परसेंटेज निकालते हैं, मतलब जो किसी पर्पस के लिए किया जाता है। और इसमें न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, हम एवरेज निकालते हैं, एग्रीगेट करते हैं, किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं। तो These are some examples. इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि कलेक्शन ऑफ डाटा में हम ये जो डाटा कलेक्ट करते हैं ये कौन कौन से सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं, ओके। और हम कौन कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं ये डाटा को कलेक्ट करने के लिए। इस चैप्टर में हम सोर्सेज ऑफ डाटा और मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा स्टडी करेंगे। तो सोर्सेज ऑफ डाटा कौन से हैं? दैट इज़ प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। एक जनरल बात करते हैं। देखो, प्राइमरी डाटा क्या डाटा है? जब आप किसी पर्सन के पास जाकर वो खुद डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, जिस पर्सन का डाटा आपको चाहिए उस पर्सन के पास खुद जाकर डाटा कलेक्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डाटा, ओके। एंड सेकेंडरी डाटा मीन्स दैट डाटा which you collect from the other person, मीन्स कि जिस पर्सन का डाटा चाहिए था उस पर्सन से आपने वो डाटा कलेक्ट नहीं किया, किसी सेकंड सोर्स से आपने वो डाटा कलेक्ट किया, या जिसके पास उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन थी उससे आपने वो डाटा ले लिया। सो दैट इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी सोर्स, ओके। So let's study. Here's the meaning of primary. Okay, primary data is a collection of data from its source of origin. इसमें ओरिजिनलिटी होती है। ये डाटा आप वहाँ से इकट्ठा करते हो या वहाँ से लेते हो जहाँ से आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो चाहिए उसी पर्सन के बारे में। तो ये एक फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन होती है, ओके। ये फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन हुई है, आप खुद गए उस पर्सन के पास और आपने उससे वो डाटा कलेक्ट किया, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी सोर्स। एंड सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डाटा इम्प्लाइज ऑब्टेनिंग रेलिवेंट स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन एजेंसी। अगर किसी एजेंसी ने, किसी इंस्टीट्यूट ने वो डाटा पहले से कलेक्ट किया हुआ है और आप उस एजेंसी या इंस्टीट्यूट के पास जाकर वो डाटा कलेक्ट करते हो, सो दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी सोर्स, ओके। प्राइमरी सोर्स का एक एग्जांपल करते हैं। सपोज आपको किसी पर्सन के बारे में इन्वेस्टिगेट करना है या आपको डाटा कलेक्ट करना है, तो आप उस पर्सन, या आपने मेरे ही इंस्टीट्यूट के बारे में पता करना है तो आप मेरे पास आएंगे, ओके, और उससे रिलेटेड सारी क्वेरीज करेंगे कि क्या है क्या। तो ये सारा है प्राइमरी डाटा, ठीक है। आपने अपना टाइम लगाया, आप मेरे पास आए, आपने वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, डन। एंड द सेकेंडरी सोर्सेज, आपने कहीं से सुना और उनसे आप इस बारे में पूछ रहे हो कि हाँ वो टीचर कैसे पढ़ाता है या क्या। तो ये सारा क्या है? ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा है। सो प्रिंसिपल डिफरेंस, अब इसमें क्या डिफरेंस है? वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और चांस होते हैं इसके आने के, ठीक है। तो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में क्या डिफरेंस है? ओरिजिनलिटी, जैसे हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं
कि जो प्राइमरी डाटा होता है वो ओरिजिन से आप कलेक्ट करते हो, इन्वेस्टिगेटर जो है ओरिजिन से कलेक्ट करता है, तो इसमें ओरिजिनलिटी काफ़ी होती है, ठीक है। और जो सेकेंडरी डाटा है वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, मतलब उस किसी पर्सन ने उस डाटा को कलेक्ट किया था और आप उस पर्सन के पास जाकर वो डाटा कलेक्ट कर रहे हो। सो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। डन। हेयर इज अ वर्ड इन्वेस्टिगेटर। हेयर इज़ अ वर्ड इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर कौन होता है? इन्वेस्टिगेटर वो पर्सन होता है जो उस केस से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करता है, वो पर्सनली जाके सबसे पूछता है, उसे कहते हैं इन्वेस्टिगेटर। डिफरेंस इन द सुटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, जो प्राइमरी डाटा है ये एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से कलेक्ट किया जाता है इन्वेस्टिगेटर के द्वारा, है ना। मतलब किसी भी डाटा को कलेक्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं ये डाटा क्यों कलेक्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो इसमें किसी टाइप की एडजस्टमेंट की नीड नहीं होती। लेकिन जो सेकेंडरी डाटा है वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस पर्सन ने अपने किसी ऑब्जेक्टिव के लिए वो डाटा कलेक्ट किया था। अब आप उस डाटा को कलेक्ट करोगे अपने ऑब्जेक्टिव के लिए, आप उसको थोड़ा एडजस्टमेंट करोगे, जो आपको चाहिए आप उस टाइप की इंफॉर्मेशन उस पर्सन से कलेक्ट करोगे, या उसको थोड़ी एडजस्टमेंट करके जो आपको चाहिए आप उसके हिसाब से वो इंफॉर्मेशन को लिखोगे या मेंशन करोगे। डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। आप प्राइमरी डाटा खुद से कलेक्ट कर रहे हो, आप उस पर्सन के पास खुद जाओगे, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपका मनी भी वेस्ट होगी। तो इससे क्या होगा कि ये प्राइमरी डाटा आपको कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि आपके एफर्ट्स लगते हैं, आपका टाइम लगता है, आपकी मनी लगती है, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है। लेकिन सेकेंडरी डाटा आप किसी भी वे में कैसे भी कलेक्ट कर सकते हो, ये पब्लिश्ड भी हो सकता है, अनपब्लिश्ड भी हो सकता है, ठीक है। आपने किसी न्यूज़पेपर से या किसी मैगज़ीन से आपने वो डाटा कलेक्ट किया तो आपका टाइम बच जाएगा, जिसे कहते हैं सेकेंडरी डाटा। तो ये लेस एक्सपेंसिव होता है। ओके, और आप इसके डिफरेंस में यू कैन मेंशन द मीनिंग ऑल्सो। आप यहाँ पर मीनिंग भी लिख सकते हो। डन। आप यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हो कि जो प्राइमरी डाटा है वो मोस्ट रिलायबल होता है, आप इस पे रिलाई कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, जबकि सेकेंडरी डाटा ऐसा नहीं होता। और इसमें यू कैन राइट डाउन एक्यूरेसी। एक्यूरेसी होने के चांस जो है प्राइमरी डाटा में ज़्यादा होते हैं, सेकेंडरी में कम होते हैं। यूनिफॉर्मिटी होती है प्राइमरी डाटा में, और जो सेकेंडरी डाटा है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, ठीक है। So you can mention all these points in it. So modes of collection of data. Modes of collection of data means कि जब आप प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कर रहे हो तो आप कैसे कैसे उस डाटा को कलेक्ट करते हो। द फर्स्ट वन इज DPI. DPI मीन्स डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। DPI मीन्स डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इट मीन्स कि आप अगर आपने या यू कैन से वी कैन टेक वन एग्जाम्पल। ओके, अगर कोई कल्प्रिट है या किसी ने कुछ किया है, कोई दोषी है, तो पुलिस उसके पास जाकर खुद से पर्सनल इन्वेस्टिगेट करेगी, उसको आप कहेंगे DPI, दैट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मीन्स कि आप उस पर्सन के पास डायरेक्ट नहीं गए, ओके, आपने किसी और पर्सन से उसके बारे में डाटा कलेक्ट किया, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। हम इसको आगे अभी स्टडी करेंगे। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इन सब पॉइंट्स में क्या क्या, अभी इनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स भी स्टडीज़ करेंगे। एंड ILS, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स और कॉरेस्पॉन्डेंट्स। आप किसी वहाँ पर लोकल पर्सन को अपॉइंट कर लोगे जो रेगुलर आपको उस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। दिस इज कॉल्ड
ILS इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज, क्योंकि वो लोकल पर्सन उस दूसरे पर्सन को बहुत अच्छे से जानता होगा और वो उसके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर दे सकता है. ओके. IQS इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड शेड्यूल्स. क्वेश्चनियर मीन्स आपने देखा होगा कि कई बार डेटा को ऐसे कलेक्ट किया जाता है कि एक पेपर पर बहुत से क्वेश्चंस मेंशन किए गए होते हैं और आप यू हैव टू गिव द आंसर्स ऑफ दैट क्वेश्चंस, है ना. आपने उस क्वेश्चनियर में आपने वो आंसर्स लिखने हैं. जब सर्वेज होते हैं या कुछ तो वहाँ पर आपको जब ये मेंशन करना होता है तो हम ये वाला मोड यूज़ करते हैं क्वेश्चनियर. हम इसको आगे अभी स्टडी करते हैं. यू जस्ट अभी बेसिक समझो कि ये मोड्स ऑफ कलेक्शन, प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के 4 मोड कौन कौन से हैं. द फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, indirect oral investigation, information from local sources, information from questionnaires and schedules. Okay. The first one is direct personal investigation. What is direct personal investigation? ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन वो मेथड है जिसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं पर्सनली जाकर. इन्वेस्टिगेटर खुद से इन्फॉर्मेंट के पास जाता है. इन्फॉर्मेंट मीन्स, देखो इन्वेस्टिगेटर कौन होता है? जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए. और इन्फॉर्मेंट कौन होता है? जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए उस पर्सन के पास वो डायरेक्ट जाएगा, उससे कांटेक्ट करेगा, ठीक है, और वो वहाँ से डेटा जो है कलेक्ट करता है. इसको कहते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. सो हियर इज़ वन एग्जांपल कि अगर आपको किसी इंडस्ट्री के वर्कर्स के बारे में डेटा कलेक्ट करना है, कि आप उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को जानना चाहते हो, तो आप उनके पास पर्सनली खुद से जाकर इंडस्ट्री में वो डेटा कलेक्ट करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. सुटेबिलिटी, ये कहाँ पर सुटेबल है? This method is collecting primary data is suitable for particularly when investigation area is limited. अगर वो एरिया छोटा सा है तो हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं. ओके. अब आपने इतने बड़े फील्ड की इन्वेस्टिगेशन करनी है तो आप हर पर्सन के पास डोर टू डोर जाकर तो डेटा कलेक्ट करने से रहे, बहुत टाइम वेस्ट होगा, बहुत मनी लगेगी, जिसकी वजह से आप डेटा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे. तो ये वहाँ पर सूटेबल है जहाँ पर एरिया जो है बहुत लिमिटेड है. और आपको सेकंड इसकी क्या है, जब आपको ओरिजिनल डाटा चाहिए, आप ओरिजिनल डाटा कलेक्ट करना चाहते हो, तब आप इस तरह का आप डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करेंगे. ठीक है, आपको ओरिजिनल जो बिल्कुल सही है, रिलायबल है, वो वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए. बीच में कोई ऐसा नहीं कि किसी ने उस डाटा को तोड़ के मरोड़ के ऐसे रिप्रेजेंट किया. क्योंकि अगर आपको रियल डाटा चाहिए तो वो आपको कौन दे सकता है? जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वही आपको अपने बारे में अच्छे से बता सकता है ना. दूसरे पर्सन को थोड़ी पता है कि इस पर्सन की क्वालिटीज़ क्या हैं या इसमें खामियां क्या हैं, है ना. तो ये वहाँ पर अगर आपको ओरिजिनल डाटा चाहिए तो आप इस मेथड का यूज़ करेंगे. और अगर आपको इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखना है, यू डोंट वांट टू डिस्क्लोज एनीथिंग, तब आप डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करेंगे. अब इसके मेरिट्स पढ़ते हैं हम. डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के मेरिट्स क्या क्या हैं और डीमेरिट्स क्या क्या हैं. ओके. द फर्स्ट वन इज़ ओरिजिनलिटी. वही बात, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में आपको ओरिजिनल डाटा ही मिलेगा. ये एक्यूरेट होगा क्योंकि आपने खुद जाकर कलेक्ट किया है और वो पर्सन खुद आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इसमें
एक्यूरेसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। रिलायबिलिटी, ये काफ़ी रिलायबल होगा क्योंकि इस डाटा में कोई भी डाउटफुल चीज़ नहीं होगी। क्योंकि आपने इन्फॉर्मेंट ने खुद आपको इन्फॉर्मेशन दी है और इन्वेस्टिगेटर खुद से उस डाटा को कलेक्ट करने गया है, तो ये ज़्यादा रिलायबल होगा। नाउ डीमेरिट्स ऑफ पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ये बहुत बड़े एरिया को कवर नहीं करता। डिफ़िकल्ट टू कवर वाइड एरिया, ये सिर्फ तब काम करता है जब एरिया काफ़ी छोटा नहीं, एरिया छोटा हो। बहुत बड़े एरिया में हम इस मेथड से डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते। पर्सनल बायस, अच्छा, अब अगर जो इन्फॉर्मेंट है वो अपने बारे में इंफॉर्मेशन देना ही नहीं चाहता, तो वो डाटा देगा ही नहीं आपको, ढंग से बात बताएगा ही नहीं आपको, तो इसमें पर्सनल बायसनेस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, या फिर जो डाटा कलेक्ट कर रहा है यानी इन्वेस्टिगेटर ही कुछ इसमें गड़बड़ कर रहा है डाटा में, तब भी इसमें पर्सनल बायसनेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। कॉस्टली, ये काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। क्यों कॉस्टली पड़ता है? क्योंकि आप हर पर्सन के पास जाकर पर्सनली डाटा कलेक्ट करते हो, तो इसमें टाइम और मनी दोनों जो है काफ़ी वेस्ट होते हैं। द सेकेंड इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अगर एक इन्वेस्टिगेटर उस पर्सन के पास या इन्फॉर्मेंट के पास खुद से ना जाकर फ़ोन पर या किसी और पर्सन के थ्रू वो डाटा कलेक्ट करता है, तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इज़ अ मेथड in which information is obtained not from the person regarding whom the information is needed। जिसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए उस पर्सन के पास ना जाकर वो ओरली कलेक्ट करता है किसी और पर्सन से, तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो अदर पर्सन है उसको हम कहते हैं विटनेस। जो डाटा कलेक्ट करना चाहता है दैट इज़ इन्वेस्टिगेटर, जिसके बारे में डाटा चाहिए वो है आपका इन्फॉर्मेंट। ओके, और हम उस इन्फॉर्मेंट के पास गए ही नहीं, हमने तो किसी और से डाटा कलेक्ट किया, तो उसको कहते हैं विटनेस, जिसको हम कहते हैं ना समटाइम्स आई विटनेस। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। By this method the data on economic condition of the workers may be collected from their employers rather than the workers themselves। तो आपने क्या किया कि आपको वर्कर्स के बारे में इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में जानना था, तो आप वर्कर्स से डायरेक्ट नहीं मिले, आपने एम्प्लॉयर्स के पास जाकर, जिन्होंने उन्हें हायर किया हुआ है उनके पास जाकर वो डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। सुटेबिलिटी, द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ रिलेटिवली लार्ज, ये लार्ज एरिया को कवर करता है, इसमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की नीड नहीं होती, इन्फॉर्मेंट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की नीड नहीं होती। The concerned informant are not capable of giving information because of ignorance। अच्छा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो पर्सन इलिटरेट है या इग्नोरेंस है, और यू कैन से कि अभी किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो रखा है, अब उसके पास जाकर तो आप डाटा कलेक्ट नहीं करोगे ना, अब वो इस कंडीशन में ही नहीं है कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे सके, तो हम विटनेस ढूंढते हैं कि इसकी उस टाइम कौन कौन था जिस को इस बारे में पता था कि क्या हुआ, तो हम उसके पास जाकर वो डाटा कलेक्ट करेंगे, तो तब ये उन सिचुएशंस में सूटेबल है। तो इसके मेरिट्स क्या क्या हैं? देखो, ये वाइड एरिया कवर करेगा, क्यों? क्योंकि आपको उस पर्सन से डायरेक्ट मिलने की नीड नहीं, तो ये लार्ज एरिया कवर करता है। लेस एक्सपेंसिव, जगह जगह जाना नहीं,
कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, कोई मनी वेस्ट नहीं होगी। यू जस्ट मेक अ कॉल और आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फ्री फ्रॉम बायस, ये बायसनेस से फ्री होगा। ये क्यों फ्री होगा? ना इन्वेस्टिगेटर उस पर्सन के पास गया, ठीक है, और ना उस इन्फॉर्मेंट ने उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी, तो दूसरा पर्सन उस चीज़ को, ठीक है, उससे इंफॉर्मेशन पूछी, उसने उस चीज़ का आंसर दे दिया, तो ये फ्री फ्रॉम बायस होता है। डीमेरिट्स, अब इस मेथड के डीमेरिट्स क्या हैं? ये लेस एक्यूरेट होता है। ये क्यों लेस एक्यूरेट होता है? देखो भाई, अगर मुझे किसी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो वो पर्सन अपने बारे में ज़्यादा जानता होगा ना, बाकियों को थोड़ी पता होगा कि उसको क्या प्रॉब्लम है या वो क्या फेस कर रहा है, तो इसमें एक्यूरेसी जो होती है वो कम होती है। बायस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस ऑफ विटनेस गिविंग इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब विटनेस ही ढंग से इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, या कह लो कि वो खुद को बचाने के लिए ये सब कर रहा है, या उसको इतनी नॉलेज ही नहीं है, या वो किसी रीज़न से मतलब आंसर सही से नहीं दे रहा, तो यहाँ पर बायसनेस के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। डाउटफुल कंक्लूजन, देखो इंफॉर्मेशन देने वाला जो विटनेस है उसको ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो ठीक है, वो ऐसे ही इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो यहाँ पर जो है डाउटफुल कंक्लूजन मतलब रियल बात पता नहीं चलेगी या रियल स्टोरी पता नहीं चलेगी कि क्या हुआ, तो यहाँ पर जो कंक्लूजन होते हैं वो थोड़े डाउटफुल होते हैं। Yes, the next one is information from local sources. Local sources means अगर आप कोई डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टिगेटर वहाँ पर क्या करेगा, एक पर्सन को अपॉइंट करेगा जो वहाँ के लोकल एरिया में रहता होगा। वो पर्सन जो है इन्वेस्टिगेटर को रेगुलर इंफॉर्मेशन देगा। जैसे वो आपने समटाइम्स वो मूवीज़ में देखा होगा कि कोई लोकल पर्सन हायर कर लेते हैं, या वो सिविल ड्रेस में कोई घूमने लग जाता है और देन ही इज़ कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, सो दैट इज़ कॉल्ड लोकल सोर्स और कॉरेस्पॉन्डेंट। तो इसमें क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है वो इन्वेस्टिगेटर तक पहुंचाई जाती है थ्रू बाय द लोकल पर्सन्स ऑफ दैट एरिया, या जो है जिस पर्सन को हमने हायर किया है वो अपने हिसाब से दे विल कलेक्ट द इंफॉर्मेशन इन देयर ओन वे, उसको फर्निश करेंगे और फिर इन्वेस्टिगेटर तक पहुंचाएंगे। सूटेबिलिटी, ये कहाँ सूटेबल है, जब आपको रेगुलर और कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन चाहिए, मतलब उस पर्सन के बारे में पूरी डिटेल चाहिए कि कब जा रहा है, कब आ रहा है, कब उठ रहा है, कब बैठ रहा है, कौन मिलने आया, तो तब ये आपको ये वाला मेथड, कौन सा, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट, ये वाला मेथड यूज़ करना होगा। द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ लार्ज, जब इन्वेस्टिगेशन का एरिया बहुत बड़ा होगा तब आप कॉरेस्पॉन्डेंट्स हायर करोगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जितने भी अपने वर्क के हिसाब से और डाटा कलेक्ट करेंगे। द इंफॉर्मेशन इज टू बी यूज्ड बाय जर्नल, मैगजीन्स, रेडियो, टीवी एक्सेट्रा। ये कहाँ सुटेबल है, जब किसी जर्नल को, मैगजीन को, रेडियो, टीवी वालों को जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, दे यूज दिस टाइप ऑफ यू कैन से मेथड। ओके, देन नेक्स्ट वन इज, अच्छा, मेरिट्स ऑफ द लोकल सोर्सेज। अब इनके मेरिट्स क्या हैं, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मीन्स कि ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता, ये इकोनॉमिकल है। क्यों है, क्योंकि आपको पर्सनली वहाँ जाना नहीं पड़ा, आपने वहाँ का कोई लोकल पर्सन हायर कर लिया और वो आपको टाइमली इंफॉर्मेशन दे रहा है। आपको बार बार, अगर एरिया दूर है तो बार बार जाने की नीड नहीं, वो पर्सन आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके दे देगा। वाइड एरिया कवर करेगा, हर एरिया में आपने एक कॉरेस्पॉन्डेंट छोड़ दिया, ठीक है, और वो आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके देगा। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी मीन्स कि आपको अगर रेगुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये वाला मेथड यूज़ करेंगे।
डीमेरिट्स। अब इस मेथड के डीमेरिट्स क्या हैं? देखो, लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी। लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी मीन्स आपने पर्सनल जाकर तो डाटा कलेक्ट किया नहीं, जो डाटा कलेक्ट किया है ये ओरिजिनल नहीं है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, इसमें यूनिफॉर्मिटी के चांसेस कम होंगे क्योंकि बहुत से कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने उस डाटा को कलेक्ट किया, तो यूनिफॉर्मिटी के चांसेस यहाँ पर कम होंगे। पर्सनल बायसनेस, कॉरेस्पॉन्डेंट ही मतलब ठीक है अच्छे से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो यहाँ पर पर्सनल बायसनेस के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। इंफॉर्मेशन थ्रू questionnaires and schedules. There is a two method to collect the information, that is mailing method and second is enumerator method. Mailing method क्या होता है? जिसमें एक मेल आएगी, ठीक है, और उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपको वो फिल करने हैं और आपको दोबारा उसको सेंड कर देना है। अब मेलिंग मेथड कौन यूज़ करे? जो है एजुकेटेड पर्सन होगा वो मेलिंग मेथड यूज़ करेगा क्योंकि मेल चलाने तो उसी को आएगी। अच्छा, इन्यूमरेटर मेथड कौन सा होता है? इन्यूमरेटर मेथड वो मेथड होता है जो एजुकेटेड नहीं है, उनके लिए हम इन्यूमरेटेड मेथड जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, हम आगे इसको स्टडी करते हैं। व्हाट इज़ मेलिंग मेथड? कि आप एक क्वेश्चनर रेडी करोगे और उसको इन्फॉर्मेंट को मेल कर दोगे, वो उन क्वेश्चंस को फिल करेगा और आपको दोबारा वो मेल वापस भेज देगा। ठीक है, अ लेटर इज अटैच्ड विद द क्वेश्चनर गिविंग द पर्पस ऑफ, और उसमें आप लिखोगे कि मैं ये जो डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ इस इंक्वायरी का पर्पस क्या है, आपको वो मेंशन करना पड़ेगा। इट इज़ और ऑल्सो एश्योर दैट इन्फॉर्मेशन वुड बी। अच्छा, जब आपने किसी इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखना है, आप चाहते ही नहीं कि कहीं और ये इन्फॉर्मेशन जाए, तब आप मेलिंग मेथड का यूज़ करेंगे। द इंफॉर्मेशन नोट्स द आंसर अगेंस्ट द क्वेश्चन एंड रिटर्न्स द कंप्लीटेड क्वेश्चनर टू द इन्वेस्टिगेटर। जो इन्फॉर्मेंट है वो क्या करेगा? उन क्वेश्चनर्स के आंसर्स को फिल करेगा और इन्वेस्टिगेटर को वो कंप्लीट करके वापस भेज देगा। सुटेबिलिटी, ये कहाँ सुटेबल है? ये जब आपको एक वाइड एरिया कवर करना है, एक लार्ज एरिया कवर करना है, और जब इन्फॉर्मेंट जो है एजुकेटेड है। एजुकेटेड मीन्स कि मेल तो तभी पढ़ पाएगा ना जब वो एजुकेटेड होगा। ठीक है, तो तब आपका ये मेथड जो है यूज़ होगा। इसकी मेरिट्स क्या क्या हैं? इसके मेरिट्स ये इकोनॉमिकल है, जगह जगह जाना नहीं, टाइम वेस्टेज नहीं, मेल की और सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अगर आपको ओरिजिनल डाटा चाहिए तब आपका ये मेलिंग मेथड सुटेबल होगा। वाइड कवरेज, अगर आपने काफ़ी वाइड एरिया जो है कवर करना है, सबको मेल की और सबके मैसेजेस आपको आ गए, तब आपका ये मेथड जो है सुटेबल होगा। अब डीमेरिट्स क्या है? लैक ऑफ इंटरेस्ट। अब समटाइम जिसको मेल की उसको इंटरेस्ट ही नहीं, तो वो जो आंसर्स फिल करके देगा ही नहीं। लैक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, वो इनकम्प्लीट रह गई इंफॉर्मेशन। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स जब आपको उस क्वेश्चन को मतलब उस पर्सन ने प्रॉपरली रिप्लाई नहीं किया, ठीक है, और ये क्वेश्चनर जो है, अच्छा, या ये कह सकते हो कि उस पर्सन को थोड़ा समझ नहीं आया किस वे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो उस क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा क्योंकि क्वेश्चनर तो बन गया, अब उसमें चेंजेस तो हो नहीं सकते, तो देयर इज़ अ लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप पर्सनली किसी से पूछ रहे हो और वो उसको समझ नहीं आया, आप उसको बोला नहीं ऐसे पूछा था, मतलब इस चीज़ के बारे में बताओ, तो आपने वो फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। ठीक है, यहाँ पर तो फ्लेक्सिबिलिटी के चांस ही नहीं है। लिमिटेड यूज़ है। लिमिटेड यूज़ क्यों है? क्योंकि देखो ये वही पर्सन फिल करेगा जो एजुकेटेड होगा, जो एजुकेटेड नहीं होगा वो तो मेलिंग मेथड यूज़ ही नहीं कर सकता। ठीक है, वो आंसर कैसे करेगा? इन्यूमरेटर मेथड। इन्यूमरेटर मेथड क्या होता है? लेट्स रीड। अंडर दिस मेथड अ क्वेश्चनर इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। एक क्वेश्चनर रेडी किया जाता है जिसमें आपको ये मेंशन करना होता है कि हाँ, इस जो इंक्वायरी हो रही है इसका पर्पस क्या है। तो समटाइम्स आपने देखा होगा ना, आपके वो एरिया में भी आते हैं कुछ मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने, हर घर जाकर वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इन्यूमरेटर।
ठीक है, वो गली गली घर घर में जाएंगे और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। इसे कहते हैं इन्यूमरेटर मेथड। द इन्यूमरेटर हिमसेल्फ अप्रोचेज द इन्फॉर्मेंट। इन्यूमरेटर खुद जाएगा, ठीक है, इन्यूमरेटर इन्वेस्टिगेटर नहीं होगा। इन्यूमरेटर जो पर्सन उन्होंने हायर किया है वो खुद जाएगा इन्फॉर्मेंट के पास, ठीक है, उनसे क्वेश्चन पूछेगा और उनको वो खुद फिल करेगा। द क्वेश्चनियर्स विच आर फिल्ड बाय इन्यूमरेटर्स देमसेल्व्स आर कॉल्ड स्केड्यूल्स। और वो जो क्वेश्चन को फिल करेगा उसको कहते हैं स्केड्यूल्स, ठीक है। इन्यूमरेटर आर दोज पर्सन। अब इन्यूमरेटर कौन होते हैं? इन्यूमरेटर वो पर्सन होते हैं जो इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करते हैं टू कलेक्ट द डाटा। इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करेंगे डाटा को कलेक्ट करने में, क्योंकि वो इन्फॉर्मेंट के पास खुद जाएंगे और वहाँ से डाटा कलेक्ट करेंगे। तो उनको जो इन्यूमरेटर होता है उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी गई होती है कि आपने इस डाटा को कैसे फिल करना है, इस स्केड्यूल को कैसे फिल करना है, ठीक है। और इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो बड़े सोच समझकर जो है डाले जाते हैं, ठीक है, ताकि वहाँ से एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। अब इसकी सूटेबिलिटी क्या है? ये मेथड कब सूटेबल है? जब जो एरिया है वो काफ़ी लार्ज है। इन्वेस्टिगेशन नीड्स स्पेशलाइज्ड एंड स्किल इन्वेस्टिगेशन। जब इन्वेस्टिगेटर को वहाँ की लोकल लैंग्वेज आती है, वो वहाँ के कल्चरल नॉर्म्स के बारे में जो है अच्छी तरह जानता है, तब ये आपका ये वाला मेथड इन्यूमरेटर मेथड सूटेबल होगा। अब इसकी मेरिट्स क्या है? इसकी मेरिट्स, ये वाइड एरिया कवर करता है, ठीक है। एक्यूरेसी, इसमें एक्यूरेसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि इन्यूमरेटर खुद जाकर डोर टू डोर वहाँ से इन्फॉर्मेंट से जो है डाटा कलेक्ट करता है। पर्सनल कांटेक्ट, इसमें पर्सनल कांटेक्ट हो जाता है। क्वालिटीज़ ऑफ गुड क्वेश्चनियर। अब जो एक आपने क्वेश्चंस रेडी किए हैं उसकी क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए? एक तो लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इतने सारे क्वेश्चन, मतलब मेन किस पर्पस के लिए इंक्वायरी की जा रही है, ठीक है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। और लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस जो हैं लिमिटेड होने चाहिए, ठीक है। सिंप्लिसिटी, जो लैंग्वेज है उस क्वेश्चनियर की वो क्लियर और बड़ी सिंपल होनी चाहिए। और मैथमेटिकल क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए क्योंकि वो पर्सन इग्नोर कर देगा, फिर इतनी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड नहीं करेगा। अच्छा, और प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए क्वेश्चंस का, लाइन सीक्वेंस में लगे होने चाहिए क्वेश्चन। ये नहीं कि पहले लास्ट वाला क्वेश्चन जो आखिर में पूछना था वो पहले पूछ लिया, पहले वाला, मतलब एक प्रॉपर वे में इसको क्वेश्चनियर को रेडी करना चाहिए। नो अनडिज़ायरेबल क्वेश्चन वाले क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे, पहले इस क्वेश्चनियर का प्री टेस्टिंग मीन्स पहले इसको ट्रायल कर लिया जाना चाहिए कि हाँ ये सही भी है या नहीं। इंस्ट्रक्शन जो है ढंग से मेंशन की जानी चाहिए कि ये क्वेश्चनियर क्यों रेडी किया है, इसका पर्पस क्या है, इंस्ट्रक्शन अच्छे से मेंशन होनी चाहिए। क्रॉस वेरिफिकेशन मीन्स कि इसकी क्रॉस वेरीफाई हो जाना चाहिए, ठीक है। क्रॉस वेरिफिकेशन हो जानी चाहिए। रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, और लास्ट में आपने उस पर एक रिक्वेस्ट मेंशन करनी है कि आपने इस क्वेश्चनियर को कंप्लीट करके वापस करना है। तो कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा, ओके। अब सेकेंडरी डाटा कौन सा डाटा था? जो हम पर्सनली किसी के पास जाकर कलेक्ट नहीं करते, हम अदर सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा। अब वो टू टाइप्स कौन कौन से हैं? दैट इज़ पब्लिश्ड सोर्सेज, गवर्नमेंट पब्लिकेशन। गवर्नमेंट बहुत सी चीज़ों को पब्लिश करती है, जैसे मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया पब्लिश अ वेराइटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज यर रूटीन एक्टिविटी। रूटीन में वो गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बहुत सी एक्टिविटीज़ को जो है पब्लिश करती है, आप वहाँ से ये डाटा कलेक्ट कर सकते हो। स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ से आप ये डाटा जो है कलेक्ट कर सकते हो, ओके।
सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन मतलब ये जो म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स होती है, तो ये भी कहीं डाटा जो है पब्लिश करती है। आप वहाँ से जाकर उनकी हेल्थ एजुकेशन के बारे में, बर्थ और डेथ के बारे में डाटा कलेक्ट कर सकते हो। ये काफ़ी रिलायबल होता है, काफ़ी एक्यूरेट होता है, तो आप ये डाटा वहाँ से ले सकते हो। रिपोर्ट्स ऑफ कमेटीज़ एंड कमीशन, हमारी जो बहुत सी कमेटीज़ और कमीशंस हैं जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, वहाँ से आप स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ले सकते हो। वहाँ से आप ये न्यूज़पेपर में, ये कहीं ना कहीं ये पब्लिश होते रहते हैं मैगजीन्स में, तो आप वहाँ से ये डाटा जो है कलेक्ट कर सकते हो। Publication of trade association. Some of the big trade associations through statistical and research division collect and publish data on the various aspects of trading activity. ट्रेडिंग एक्टिविटी के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन जो हैं पब्लिश होती रहती हैं, आप वहाँ से ये ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है। पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन, बहुत से रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो ये डाटा पब्लिश करते हैं, आप वहाँ से ये डाटा ले सकते हो। जो इकोनॉमिक्स के या कॉमर्स के पेपर्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं, आप वहाँ से ये डाटा कलेक्ट कर सकते हो। रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, आप उनसे ये डाटा कलेक्ट कर सकते हो क्योंकि उनके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज यूएनओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आईएलओ, फॉरेन गवर्नमेंट एक्सेट्रा आर ऑल्सो पब्लिश अ लॉट ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। ये बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है पब्लिश करते हैं, तो ये डाटा आप सारा सेकेंडरी डाटा वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, ये तो था जो पब्लिश्ड डाटा था। अब एक होता है अनपब्लिश्ड डाटा, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट तो की गई लेकिन वो पब्लिश नहीं की गई। कभी पब्लिश कर भी देते हैं, कभी वो पब्लिश की नहीं गई, तो आप वहाँ से भी ये डाटा कलेक्ट कर सकते हो। दीज डाटा आर कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर जनरली फॉर देयर सेल्फ यूज़ के लिए या ऑफिस रिकॉर्ड के लिए ये डाटा जो है कलेक्ट किया जाता है। ये डाटा जो है पब्लिश नहीं होता, ये अनपब्लिश्ड डाटा होता है। इसको हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। ठीक है। प्रिकॉशन इन यूज़ ऑफ सेकेंडरी डाटा। अच्छा, जब आप सेकेंडरी डाटा यूज़ कर रहे हो तो आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, किस किस बात का ध्यान देना है। जो सेकेंडरी डाटा है वो किसी और पर्सन ने अपने किसी पर्पस के लिए कलेक्ट किया था, किसी अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए कलेक्ट किया था, तो आपने उस डाटा को यूज़ करने से पहले आपने उस डाटा की थॉरली स्टडी करनी है और उसमें से आपने ये देखना है कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है। ये नहीं है जैसा उठाया एज इट इज़ पब्लिश कर दिया। ठीक है। तो आपने उसको बहुत केयरफुल यूज़ करना है। ठीक है। तो आपने इस सेकेंडरी डाटा को डील करने से पहले बहुत सी चीज़ें माइंड में रखनी है कि क्या ये डाटा रिलायबल है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्या ये आप जिस पर्पस के लिए इंक्वायरी कर रहे हो उस चीज़ से रिलेट करता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड क्या ये एडिक्वेट है या नहीं, क्या ये सही है या। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो ऑफ नेक्स्ट चैप्टर, काइंडली like and subscribe my channel. Bye bye.